नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एनवीरा प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं आगामी होने वाली दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है उसके लिए जो मॉडल पेपर हैं वो लेकर आए हैं। और मॉडल पेपर जो आज हम यहां से प्रेजेंट करने वाले हैं वो आपके इंडियन जीके, भारतीय जनरल नॉलेज से संबंधित हैं। ये कितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसके बारे में आपके थोड़ी सी जानकारी रख देता हूं सामने कि जीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, जीके और करंट अफेयर्स इन दोनों के मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 50 क्वेश्चनों में से जीके के अंदर अलग अलग पार्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे भारतीय इतिहास है, ज्योग्राफी से, करंट अफेयर्स हैं, आदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज स्पेशली अपना जो ये क्लास है इसमें हम भारतीय इतिहास का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपके बहुत ही हेल्पफुल होगा दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस के कितने भी प्रतिभागी हैं उनके लिए यह सार्थक होने वाला है पेपर, मॉडल पेपर जो एनवीरा प्लेटफॉर्म की तरफ से इंडियन जीके का पहला पेपर यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो साथियों, शुरू करने जा रहे हैं इस मॉडल पेपर को। जो संभावित क्वेश्चन है और संभावित क्वेश्चन जो बताए जाते हैं इसके आंसर और बहुविकल्प जो बताए जाते हैं इनका सार गर्भित हम अध्ययन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन के उपलक्ष्य में हम 10 से 15 क्वेश्चन आराम से तैयार कर सकते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यानी उदाहरण प्राप्त हुए हैं। यह बहुविकल्पी प्रश्न है आपके लिए, प्राचीन भारतीय इतिहास से लिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य उदाहरण प्राप्त हुए हैं। उस जगह का नाम ढूंढकर आपको सही विकल्प चुनना है। पहला विकल्प ए है आपके ब्रह्मगिरी, विकल्प बी है आपके चिरांद, विकल्प सी है आपके मेहरगढ़ और विकल्प डी बताया जाता है आपके बुर्जहम। चारों विकल्प में से एक सही सटीक विकल्प चुनना है इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिया गया प्राचीन भारतीय इतिहास से। वापस पुनः रिपीट कर देता हूं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यानी उदाहरण जहां से प्राप्त हुए उस स्थल का नाम तो पहला ब्रह्मगिरी, चिरांद, सी है मेहरगढ़ और अंतिम में डी है आपके बुर्जहम। इस क्वेश्चन के लिए जो सही विकल्प आपके लिए सही चुनकर आ रहा है वो है आपके ऑप्शन सी इज क्लियर। जगह का नाम है आपके मेहरगढ़ जो है यहाँ पर प्राचीनतम कृषि जो है इससे जुड़े हुए साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि मेहरगढ़ जो है ये वर्तमान में कहां पर पड़ता है, इससे संबंधित जानकारी भी पूछी जा सकती है। तो मेहरगढ़ जो है यह मेहरगढ़ सिंध व बलूचिस्तान, सिंध व बलूचिस्तान की सीमा पर, सिंध व बलूचिस्तान की सीमा पर कच्छी मैदान, सिंध व बलूचिस्तान की सीमा पर कच्छी मैदान में बोलन नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? बोलन नदी के किनारे, बोलन नदी के किनारे यह स्थल आया हुआ है जिसका नाम है आपके मेहरगढ़। क्या नाम बताया जाता है? मेहरगढ़ बताया जाता है। अब मेहरगढ़ जो है इसका उत्खनन कब किया गया, ये सवाल भी आपसे पूरा पूछा जा सकता है। पुरातत्व या फिर आर्कियोलॉजिस्ट से संबंधित है। तो यह मेहरगढ़ जो है इसका उत्खनन जो पुरातत्वविदों के द्वारा किया गया, ये कब किया गया है, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मेहरगढ़ का उत्खनन किया गया है 1977 ईस्वी के अंदर। मेहरगढ़ का उत्खनन किया गया 1977 ईस्वी और उत्खनन से कार्बन 14 पद्धति के द्वारा इस मेहरगढ़ से जो भी पुरातत्व वस्तुएं प्राप्त हुई है उत्खनन के द्वारा उनका समय जो बताया जाता है वो बताया जाता है 500 ईसा पूर्व। कितना समय बताया जाता है? 500 ईसा पूर्व इसका समय बताया जाता है। और 500 ईसा पूर्व के संदर्भ में, 500 ईसा पूर्व के संदर्भ में कृषिजन्य 500 ईसा पूर्व के संदर्भ में कृषिजन्य गेहूं और जौ, फसलें कौन कौन सी? गेहूं और जौ हैं कि विभिन्न किस्मों के, जो कि विभिन्न
किस्मों, जो कि विभिन्न किस्में यहाँ प्राप्त हुई हैं, यहाँ प्राप्त हुई है। 3 से 4 क्वेश्चन इसके लिए बने हैं। मेहरगढ़ कहाँ पर पड़ता है, किस नदी के किनारे पड़ता है, इसका उत्खनन कब किया गया था, और फसलों के नाम अगर सामने आता क्वेश्चन के जरिए तो कौन कौन सी फसलों के उदाहरण यहाँ पर हमें उत्खनन के द्वारा देखने को मिलते हैं, वो भी पूरा हमने डिक्लेयर कर लिया है। वापस पढ़ लेते एक बार। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातल से प्राप्त हुए हैं, तो इनमें से सही विकल्प चुना गया था मेहरगढ़। और मेहरगढ़ जो है ये कहाँ पर पड़ता है, तो सिंध और बलूचिस्तान की सीमा कच्ची मैदान बोलन नदी के किनारे पर पड़ता है मेहरगढ़। और इसका उत्खनन 1977 ईस्वी के अंदर इसका उत्खनन किया गया था। और उत्खनन के दौरान जो समय मिला है कार्बन 14 पद्धति के आधार पर वो 500 ईसा पूर्व बताया जाता है, जिसमें कृषि से संबंधित गेहूं और जौ की विभिन्न किस्में यहां से उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई है। 3 से 4 क्वेश्चन इस क्वेश्चन के जरिए हमने प्राप्त कर लिए हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन बनने जा रहा है इस मॉडल पेपर के तहत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह आपके प्राचीन भारतीय इतिहास से ही लिया गया है और स्पेशली मगध से लिया गया है। भारत में प्राचीन भारत के अंदर सबसे जो शक्तिशाली जगह बताई जाती हैं उसे मगध के नाम से जाना जाता है। मगध के ऊपर अटैक करना, उसे अपने राज्य में मिला लेना या फिर मगध को अपने राज्य के अंतर्गत मिला देना प्राचीन भारतीय इतिहास के राजवंशों का एक स्वप्न हुआ करता था। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है आपके सामने इस मॉडल पेपर के जरिए। दूसरा क्वेश्चन जो आपके भारतीय इतिहास से लिया गया वो इस प्रकार से है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। विकल्प के माध्यम से ये पूछा गया है सवाल। और मगध से संबंधित बहुत सारे राजवंशों को भी जोड़ सकते हैं आप, जैसे मगध से संबंधित जैसे हर्यक वंश है, शेषुनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, आदि राजवंशों का जुड़ाव मगध से जोड़ा जाता है। तो मगध से जो ये क्वेश्चन बना है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी बताई जाती है, विकल्प ए पाटलिपुत्र, विकल्प बी वैशाली, विकल्प सी राजगृह और जगह का नाम ग्रीवज भी साथ में बताया जाता है, और विकल्प डी है आपके कान्य कुब्ज। क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी बताई जाती है। विकल्प वापस रख रहा हूं आपके पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या कान्यकुब्ज। ये जो क्वेश्चन है इसका सही सटीक जो आंसर विकल्प के माध्यम से निकलकर सामने आ रहा है वो है आपके शी बताया जाता है आपके राजगृह। और गृहवज्र का भी जिक्र आप साथ में लिख सकते हो। राजगृह का अर्थ क्या होता है, इस नगर की स्थापना किसने की थी, और बाद में राजगृह के बाद में मगध की राजधानी कौन सी बनती है। समय समय पर मगध की राजधानी बदलती गई है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने रखे जाते हैं। तो राजगृह का अर्थ होता है राजा का घर। राजगृह का अर्थ होता है राजा का घर। साथियों अगर पूछ ले कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी बताई जाती है तो नाम आता है राजगृह। अब राजगृह जो है इस नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन दूसरा आपसे पूछा जा सकता है। तो राजगृह जो जगह बताई जाती है इसकी स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, बिंबिसार के द्वारा इस नगर की स्थापना की गई थी और ये मगध की पहली राजधानी बताई जाती हैं। और बिंबिसार ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना का बाद में बिंबिसार के द्वारा इस नगर की स्थापना के बारे में बताया जाता है। और बिंबिसार जो है इसके बाद में भी जानकारी इस क्वेश्चन से जो आपके लिए आगे निकलती है कि पाटलिपुत्र जो बताया जाता है विकल्प ए, अगर इसका सॉल्यूशन करें हम पाटलिपुत्र जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। पाटलिपुत्र जो वर्तमान पटना में पड़ता, पटना इसका आधुनिक नाम बताया जाता है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना है यह उदयन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी और जो बाद में मगध की राजधानी बना। किसकी, मगध की राजधानी कौन सी बनी है, पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी बनी है किसके समय, उदयन के समय मगध की राजधानी बनाया गया है पाटलिपुत्र को। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र के बाद जो बात अगर शेषुनाग की करें तो शेषुनाग से संबंधित भी एक जानकारी निकल कर आती है कि पहला विकल्प हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया, विकल्प सी भी क्लियर कर लिया है, तो विकल्प बचा है आपके बी वैशाली।
वैशाली से संबंधित अगर जानकारी लेनी है तो महात्मा बुद्ध के शासनकाल में यहाँ पर एक प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई थी जिसका नाम बताया जाता है आम्रपाली। आम्रपाली जो है यह महात्मा बुद्ध की तीसरी प्रसिद्ध स्त्री शिष्या के रूप में भी जगत विख्यात हुई थी। अब बात करें कि वैशाली जो है इसे मगध की राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो वैशाली को अपनी राजधानी बनाने वाला जो शासक बताया जाता है उसका नाम शेषुनाग। क्या नाम? शेषुनाग वह शासक हुआ था जिसने वैशाली को अपनी राजधानी के रूप में विख्यात किया था। ऑप्शन डी बचता है आपके कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज जो है ये क्यों इतना ऐतिहासिक प्रसिद्ध है? चारों विकल्प हम डिटेल से जानकारी ले रहे हैं। हमने सबसे पहले राजगृह के बारे में पता। राजगृह जो है इसका संस्थापक या फिर स्थापना करने वाला बताया जाता है आपके बिंबिसार। कौन सा बताया जाता है? और राजगृह का अर्थ हो गया राजा का गृह। ऑप्शन ए यहाँ पर कौन सा क्लियर होता है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना जो है इसकी स्थापना किसने की थी? ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला था उदयन। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी, वैशाली क्यों प्रसिद्ध हुआ था? तो वैशाली जो है इसे अपनी राजधानी बनाने वाला बताया जाता है शेषुनाग, और शेषुनाग के वंश का नाम भी शेषुनाग ही बताया जाता है। बात कान्यकुब्ज की करें तो कान्यकुब्ज जो है इसका जो बाद में नाम पड़ा है इसे कन्नौज के नाम से जाना जाता है। और इतिहास गवाह है कन्नौज को जीतने के लिए 100 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया, और 100 वर्षों का जो युद्ध हुआ है इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? कितने पक्षों ने इस युद्ध के अंदर भाग लिया था? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो यह 3 पक्षों के द्वारा लड़ा गया था, जिसमें पहला पक्ष बताया जाता है प्रतिहार, दूसरा पक्ष बताया जाता है राष्ट्रकूट, और तीसरा पक्ष बताया जाता है पाल वंश। कौन सा बताया जाता है? पाल वंश। और कन्नौज को जीतने के लिए 100 वर्षों तक लगातार युद्ध लड़ा गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कान्यकुब्ज जो है कन्नौज का प्राचीन नाम है। तो कन्नौज जो है यह भारत में कहां पर पड़ता है? तो कन्नौज जो है ये यूपी के फर्रुखाबाद जिले के अंदर पड़ता है कन्नौज। जैसे ही मगध अपनी राजनीतिक स्थिति की जो प्रसिद्धि है वो खो चुका है, उसके बाद में भारत के अंदर सबसे शक्तिशाली जो जगह बताई जाती है, क्षेत्र बताया जाता है, उसे कन्नौज के नाम से जाना जाता है। वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं कि सर्वप्रथम जो शक्तिशाली जगह बताई जाती है प्राचीन भारत के अंदर उसका नाम मगध बताया जाता है। मगध के बाद में बताया जाता है कन्नौज, और कन्नौज के समकक्ष आप लिख सकते हो थानेश्वर जो वर्तमान हरियाणा में पड़ता है। ये भी बहुत प्रसिद्ध जगह बताई जाती है। वर्धन वंश के शासकों के द्वारा इसे अपनी राजधानी बनाया गया था। और कन्नौज के बाद में तीसरा जो विख्यात हुआ था वो था आपके दिल्ली, जिसे दिल्ली का या फिर दिल्लिश के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रसिद्ध 3 विस्तृत और सर्वसम्मुख और प्रसिद्ध जो क्षेत्र हैं, पहला मगध, दूसरा कन्नौज, तीसरा दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो तीनों ही अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य बताए जाते हैं जिनको जीतना हर एक शासक का सपना होता था। तो चारों विकल्प की डिटेल सहित हमने यहाँ पर जानकारी ले ली है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कौन सा आता है भारतीय इतिहास के इस मॉडल पेपर से जो आपके दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली एनवीरा प्लेटफॉर्म की तरफ से बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास से। तीसरा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है आपके। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय इतिहास से लिया गया है कि तीसरा क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंध रखती है? किससे संबंधित हैं? 4 विकल्प दिए गए, चारों में से सही जो विकल्प हैं आपको ढूंढ कर इसका सही विकल्प आंसर बनाना है। तो विकल्प जो हैं वो आपको सामने रखे गए हैं। पहला विकल्प है रामायण। क्या अजंता की गुफाएं रामायण से संबंध खाती हैं, मेल खाती हैं? बी महाभारत, सी जातक कथाएं, और डी पंचतंत्र की कहानियां। क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने। क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंध रखती हैं? तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही जो विकल्प निकल कर सामने आता है आंसर वो है आपके सी। ऑप्शन सी इज क्लियर। सी है आपके जातक कथाएं। जातक कथाएं जो हैं ये सर्वाधिक किसके अंदर बनाई गई हैं?
अजंता की गुफाओं के अंदर बनाई गई हैं। अब अजंता की जो गुफाएं हैं यह कहाँ पर पड़ती हैं, किस जिले के अंदर पड़ती हैं, ये जातक कथाएं क्या कहलाती हैं, टोटल जातक कथाएं कितनी बताई जाती हैं, जातक कथाओं के अंदर किस महापुरुष का चित्रण हमें देखने को मिलती, कथा कहानियां देखने को मिलती, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जातक कथाओं के बारे में ही जानकारी ले लेते हैं। तो जातक कथाएं जो हैं यह महात्मा बुद्ध, किसके बारे में, महात्मा बुद्ध जो हैं के पूर्व जन्म की कहानियां, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों से संबंधित जो भी चित्रकारी की गई हैं उन्हें जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। अब ये सवाल पूछ लिया जाता है कि जातक कथाएं कुल कितनी बताई जाती हैं जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां बताती हैं, तो जातक कथाएं बताई जाती है 549। कितनी बताई जाती हैं, 549 जातक कथाएं बताई जाती है, जिसके अंदर महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां विस्तृत रूप से बताई जाती हैं। और बात आती है जातक कथाओं से संबंधित, अगर बात हम अजंता की करें, किसकी बात करें, अजंता, अजंता की गुफाएं जो हैं ये कहाँ पर पड़ती हैं, तो अजंता की जो गुफाएं पड़ती हैं यह पड़ती हैं आपके महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में पड़ती हैं और स्पेशली जिले का जो नाम देखने को मिलता है वो है आपके औरंगाबाद जिला। कौन सा जिला बताया जाता है, औरंगाबाद जिले के अंदर यह अजंता की गुफाएं बहुत ही विश्व प्रसिद्ध बताई जाती हैं। टोटल 29 गुफाएं बताई जाती है, जिसमें 4 से 5 जो हैं ये चैत्य बाकी सारे विहार बताए जाते हैं। बहुत ही प्राचीन गुफाएं बताई जाती हैं ये अजंता की गुफाएं। अब अजंता की गुफाएं जो हैं, इनमें गुफाएं जो बनाई गई है टोटल 29 गुफाएं हैं। इनमें से कुछ तो हैं आपके विहार और कुछ बताए जाते हैं आपके चैत्य। चैत्य और विहार क्या होता है, ये क्वेश्चन किससे निकलता है, तो बौद्ध धर्म से निकलते हैं क्वेश्चन कि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान, किसके, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु जो हैं के निवास, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल जो हैं इन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है, तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को विहार कहा जाता है। और बौद्ध भिक्षुओं के पूजा गृह को क्या कहा जाता है, तो बौद्ध भिक्षुओं के पूजा गृह को चैत्य के नाम से जाना जाता है। और बौद्ध धर्म में अगर पूछ ले आपसे कि बौद्ध धर्म में स्मारक को क्या कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म में स्मारक को स्तूप के नाम से जाना जाता है। अब जो ये गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ती हैं, यह बौद्ध धर्म से संबंधित बताई जाती है। किससे संबंधित बताई जाती हैं, बौद्ध धर्म से मेल खाती हुई बताई जाती है, बौद्ध धर्म से संबंधित बताई जाती है अजंता की गुफाएं। और बौद्ध धर्म से संबंधित इन गुफाओं के अंदर आपको चित्रण व शिल्पकारी देखने को मिलती हैं। चित्रण व शिल्पकारी किस धर्म से संबंधित देखने को मिलती हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित अजंता के ये चित्रकारी हमें देखने को मिलती हैं। 5 से 7 क्वेश्चन बने हैं। इस क्वेश्चन के जरिए अपने बात हम चुटपुट से रामायण, महाभारत और पंचतंत्र की कहानियों की भी कर लेते हैं। ओरल रूप में आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। रामायण जो है इसकी रचना का, रामायण और महाभारत के काल को किस काल के नाम से जाना जाता है, तो रामायण और महाभारत के काल को महाकाव्य काल के नाम से जाना जाता है। समय बताया जाता है 1100 ईसा पूर्व। रामायण जो है इसमें कितने कांड हमें देखने को मिलते हैं, तो रामायण के अंदर 7 कांड देखने को मिलते हैं। बात महाभारत की करें तो महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है और इसे सशस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। सशस्त्र संहिता इस महाभारत का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें 1 लाख श्लोक होने के कारण इसको सशस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। अब महाभारत जो है इसके कितने पर्वन देखने को मिलते हैं, तो महाभारत के जो भाग बताए जाते हैं उनको पर्वन कहते हैं। टोटल पर्वन बताए जाते हैं 18 पर्वन बताए जाते हैं। भीष्म पर्वन, द्रोण पर्वन, कर्ण पर्वन, खिल्य पर्वन आदि बताए जाते हैं, इसके पर्वन बताए जाते हैं। और महाभारत का 18वां जो पर्वन है उसका उपदेशात्मक अंश बताया जाता है श्रीमद् भागवत गीता। आगे बढ़ते हैं, अंतिम विकल्प डी,
पंचतंत्र की कहानियां। अब पंचतंत्र जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की, सवाल आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो पंचतंत्र जो ग्रंथ है इसकी रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई थी, ग्रंथ की रचना की गई। और यह ग्रंथ जो है यह संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है। और इस ग्रंथ में हमें क्या देखने को मिलता है कि जंगली जानवरों से संबंध खाती हुई जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसे पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है। सवाल पूछ ले कि फारसी भाषा में पंचतंत्र ग्रंथ का जो दूसरा इसका वर्जन लिखा गया फारसी भाषा के अंदर, उसका नाम, तो फारसी भाषा के अंदर पंचतंत्र को वापस रिपीट किया गया, उसे कीलला और दीमना के नाम से जाना जाता है। और पंचतंत्र की तर्ज पर ही बच्चों के लिए कार्टून नाटक आता है जिसे जंगल बुक के नाम से जाना जाता है। और जंगल बुक के अंदर जो महत्वपूर्ण किरदार हमें देखने को मिलता है उसे मोगली के नाम से जाना जाता है। मोगली जो जंगल बुक का महत्वपूर्ण किरदार के रूप में भी जाना जाता है। तो साथियों, तीसरा क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन इसका सही विकल्प हमने चुना था जातक कथाएं। जातक कथाओं की संपूर्ण हमने जानकारी ले ली है। जातक कथाओं की थोड़ी सी और जानकारी बता देता हूं। कुल जातक कथाएं बताई जाती है 549। महात्मा बुद्ध ने बुद्ध जन्म प्राप्त करने से पहले 549 बार जन्म लिया है। कई बार सर्प की योनि में, कई बार कुत्ते की योनि में, कई बार चांडाल की योनि में भी इन्होंने जन्म बताए। और इन चांडाल, सर्प और कुकुर आदि की जो कहानियां हैं, इन कहानियों का संग्रह ही क्या कहलाता है? जातक कथाएं। और जातक कथाएं जो हैं इन गुफाओं के अंदर दीवारों के ऊपर इनका चित्रण किया गया है, इनको बनाया गया है, वो जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन के जितने भी विकल्प हैं उनकी सारगर्भित हमने डिटेल प्राप्त कर ली है। इस मॉडल पेपर के जरिए हमने 3 क्वेश्चन जो हैं इनकी सारगर्भित डिटेल जो हैं हमने प्राप्त कर लिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है वो किससे निकलकर सामने आ रहा है आपके लिए कि चौथा क्वेश्चन जो है यह वैदिक सिविलाइजेशन के निकलकर सामने आ रहा है। ऋग्वेदिक काल से ये क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। और 2 नदियों का जिक्र इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाएगा। क्वेश्चन 4 नंबर जो है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन 4 इस प्रकार से है कि गंगा व यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, किस में पढ़ने को मिलता है? ये क्वेश्चन है आपके लिए। मैंने पहले बता दिया ऋग्वेदिक काल से संबंधित है क्वेश्चन, वैदिक काल, वैदिक सोसाइटी से संबंधित है। और चारों विकल्प जो हैं ये वैदिक सिविलाइजेशन से ही लिए गए हैं कि गंगा व यमुना नदियों का सर्वप्रथम हमें उल्लेख किस में पढ़ने को मिलता है? विकल्प आपके सामने, विकल्प ए ऋग्वेद में, विकल्प बी अथर्ववेद में, विकल्प सी शतपथ ब्राह्मणीय ग्रंथ में, विकल्प डी छंदोग्य उपनिषद में। क्या हमें इन चारों विकल्प में से इसका सही सटीक आंसर जो निकल कर सामने आ रहा है क्या? तो क्वेश्चन वापस, गंगा व यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस में पढ़ने को मिलता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर है वो है आपके ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में हमें गंगा चाहे यमुना का जिक्र पढ़ने को मिलता है। ऋग्वेद में हमें गंगा व यमुना नदियों का जिक्र पढ़ने को मिलता है। गंगा व यमुना नदियों का जिक्र हमें किस वेद में पढ़ने को मिलता है? तो नाम ऋग्वेद आता है। तो ऋग्वेद में गंगा का जिक्र कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा का जिक्र हुआ है 1 बार। जबकि पूछ ले यमुना नदी का जिक्र ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो यमुना नदी का जिक्र ऋग्वेद में 3 बार बताया जाता है। बात वैदिक काल की हो रही है, वैदिक सिविलाइजेशन की हो रही है। तो वैदिक सभ्यता के अंदर मानव जाति का जो इतिहास हमें देखने को मिलता है, स्पेशली आर्य जाति का। किसका? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता जिसमें वेदों का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। और यहाँ पर जो मूल जाति बताई जाती है वह बताई जाती है आर्य। आर्य जाति का इतिहास ही वैदिक सिविलाइजेशन का इतिहास हमें जानने को मिलता है। अब आर्य जाति जो है इन्होंने किन किन नदियों का वर्णन ऋग्वेद में किया है? तो आर्य जाति ने जिन नदियों का वर्णन ऋग्वेद में किया है तो उन नदियों के अंदर अफगानिस्तान की
नदियां। अफगानिस्तान की कुछ नदियों का जिक्र इन्होंने अपने ऋग्वेद में किया है। साथ ही दूसरी जो नदियां बताई जाती हैं वो हैं आपके सप्त सैंधव नदियां। सप्त सैंधव की नदियों का भी जिक्र साथ में पढ़ने को मिलता है और साथ में सबसे पवित्र नदियां जिनमें गंगा व यमुना नदी का जिक्र भी हमें बड़े पैमाने पर पढ़ने को मिलता है। क्वेश्चन और निकलता है इससे संबंधित आपके कि गंगा जो है इसकी टोटल जो लंबाई देखने को मिलती है भारत के अंदर वो कितनी बताई जाती है, तो भारत के अंदर इसकी लंबाई बताई जाती है 2510 किलोमीटर। कौन सी बताई जाती है? 2510 किलोमीटर गंगा नदी की टोटल लंबाई बताई जाती है। गंगा नदी जो है इसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के नाम से? भागीरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और पूछ ले साथियों कि गंगा नदी के अलावा वैदिक सिविलाइजेशन ऋग्वेद में अन्य जो नदियां बताई जाती है वो कौन कौन सी हैं? तो नदियां जो बताई जाती हैं उनके प्राचीन और आधुनिक नाम दोनों मैं आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान रखना। पहली नदी का नाम है कुंभा। कुंभा जो अफगानिस्तान में बहती थी नदी, उसका नाम बताया जाता है काबुल। तो कुंभा का प्राचीन नाम काबुल हो गया। अफगानिस्तान की दूसरी प्रसिद्ध नदी का नाम कुर्मू, जिसे कुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। अफगानिस्तान में बहने वाली तीसरी प्रमुख नदी जो बताई जाती है, सप्त सैंधव की जो तीसरी नदी बताई जाती है उसका नाम सिंधु, और सिंधु का नाम हमें ऋग्वेद में सिंध पढ़ने को मिलता है। आगे जो नदी बताई जाती है उसका नाम चिनाब। चिनाब का जो वैदिक कालीन नाम बताया जाता है वो अश्कनी बताया जाता है। एक और नदी रावी, रावी का नदी का नाम बताया जाता है पुरुषनी। झेलम नदी का नाम बताया जाता है वित्सा। और अगर पूछ ले व्यास नदी, तो व्यास नदी का नाम बताया जाता है विपाशा। इसके अलावा गंगा और यमुना नदियों का जिक्र भी हमें किस में पढ़ने को मिलता है? ऋग्वेद में पढ़ने को मिलता है। तो 4 से 5 क्वेश्चन इस क्वेश्चन के जरिए आप आराम से बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। थोड़ा सा इनके बारे में भी जानकारी में दे देता हूं। ऋग्वेद जो हैं ये देवताओं की स्तुति से संबंधित वेद हैं, जिसमें देवताओं के हवन, उपचार या फिर स्तुति के बारे में बड़े पैमाने पर हमें जानकारी पढ़ने को मिलती है। ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल बताए जाते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 ऋचाएं और 10,552 मंत्र हमें देखने को मिलते हैं ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र बताई जाती है। दूसरा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक कर्मकांड की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो वेद है उसे अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद जो हैं इसमें रोगों का निदान, जादू टोना आदि का वर्णन भी हमें अथर्ववेद में पढ़ने को मिलता है। जो 4 वेद बताए जाते हैं इनमें से एक का जो ब्राह्मणीय ग्रंथ है वो बताया जाता है शतपथ छंदोगे। छंदोगे एक उपनिषद का नाम बताया जाता है। छंदोगे उपनिषद कहलाता है। उपनिषदों की अगर डिटेल पूछ ली जाए तो उपनिषद किसे कहा जाता है, तो सुनिए आप, गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। टोटल 108 उपनिषद बताए जाते हैं, जिनमें 11 इंपॉर्टेंट उपनिषद बताए जाते हैं, जैसे श्वेताश्वर उपनिषद, छंदोगे उपनिषद, कंठो उपनिषद, केशो उपनिषद, वरदारणी उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद आदि प्रमुख उपनिषदों के नाम, जैमिनी उपनिषद आदि प्रमुख उपनिषदों के नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो साथियों, हमने चौथा जो क्वेश्चन है गंगा व यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस में पढ़ने को मिलता है, तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है आपके ऋग्वेद। ऋग्वेद के साथ में संपूर्ण जो विकल्प हैं इनकी भी हमने गहन विश्लेषण कर लिया। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं मैं। 5वां क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के तहत जो हमने चूज किया है वह आपके जैन धर्म से रिलेटेड बताया जा रहा है। जैन धर्म से रिलेटेड रखते हुए कुछ शासकों का जिक्र इसमें पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 5वां जो है वो इस प्रकार है आपके सामने। तो साथियों, 5वां क्वेश्चन इस मॉडल पेपर जो भारतीय इतिहास से हमने बनाए हैं एनवीआर प्लेटफॉर्म पर, ये 5वां क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस मॉडल पेपर के जरिए आपके सम्मुख में रखने जा रहा हूं कि निम्न में से जैन धर्म का संरक्षक या पैट्रॉन नहीं था। 4 विकल्प दिए गए, 4 राजाओं का जिक्र पूछा गया है। इनमें से एक राजा ऐसा था जो जैन धर्म का आश्रयदाता नहीं था। ये क्वेश्चन है आपके सामने। पुनः रिपीट कर रहा हूं कि निम्न में से जैन धर्म का संरक्षक नहीं था। विकल्प ए
बिंबिसार, विकल्प बी खारवेल, विकल्प सी कनिष्क और विकल्प डी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है और इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर जो निकलकर सामने आता है वो है आपके ऑप्शन डी इज क्लियर, बिंबिसार। क्या नाम? बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में ऐतिहासिक जानकारी हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन जो अन्य विकल्प हैं इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं खारवेल के बारे में। तो खारवेल जो है यह उड़ीसा का शासक हमें देखने को मिलता है। उड़ीसा का उस समय जो नाम देखने को मिलता है वो है आपके कलिंग, और कलिंग की राजधानी जो पढ़ने को मिलती है वो तोसली मिलती है। क्या मिलती है? तोसली के नाम से इसकी राजधानी पढ़ने को मिलती है। अगर पूछ ले कि खारवेल जो है इसकी डिटेल हमें कहां से पढ़ने को मिलती है, तो खारवेल के द्वारा एक अभिलेख का निर्माण करवाया गया था जिसे हाथी गुफा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख जिसे एलिफेंटा केव के नाम से भी जाना जाता है। और हाथी गुफा अभिलेख में जैन धर्म का सर्वप्रथम जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। जैन धर्म का जिक्र, जैन धर्म का जिक्र सर्वप्रथम हमें किस अभिलेख में पढ़ने को मिलता है? तो नाम आता है एलिफेंटा केव, हाथी गुफा। हाथी गुफा किस राजा का जो वर्णन पढ़ने को मिलता है? तो खारवेल का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। और वह कहाँ का राजा? कलिंग का राजा बताया जाता है। कलिंग की राजधानी तोसली। तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गए अपने। और हाथी गुफा जो है इसमें ही सर्वप्रथम हमें भारत का नाम भारत देखने को मिलता है। बात अगर गुफा लेखों की होती है तो नाम आता है सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक ने बराबर की पहाड़ियां जो बिहार में पड़ती हैं यहाँ पर 4 प्राचीन गुहा लेखों का निर्माण करवाया था, गुफाएं बनवाई थी, जिसमें विश्व जोपड़िए, कर्ण है, चौपार हैं आदि जो प्रमुख गुफाएं देखने को मिलती है बराबर की पहाड़ियों के अंदर। लेकिन गुफा अभिलेख जो है सबसे प्रसिद्ध हाथी गुफा अभिलेख बताया जाता है जिसमें खारवेल की डिटेल पढ़ने को। फिर बात करते हैं कनिष्क की। तो क से कनिष्क, क से कुषाण, क से कुंडलवन, क से कश्मीर। बौद्ध धर्म का संरक्षक बताया जाता है, साथ में इसने जैन धर्म को भी आश्रय दिया, ऐसी जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। जैन धर्म का भी आश्रयदाता बताया जाता है कनिष्क। विकल्प डी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, अगर मौर्य वंश की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं यह मौर्य वंश का संस्थापक कहलाता है, जिसने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और जैन धर्म को अंगीकार करते हुए अंतिम समय में सल्लेखना विधि से इसने अन्न जल त्याग कर मृत्यु का वरण किया। जैन धर्म को मानने वाला बताया जाता है आपके चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन क्वेश्चन जो है निम्न में से जैन धर्म का संरक्षक नहीं था, विकल्प सही बताया जाता है बिंबिसार। बिंबिसार की अगर डिटेल पूछ ली जाए तो बहुत सारे सवाल निकलते हैं बिंबिसार की डिटेल से। डिटेल ये बताई जाती हैं कि बिंबिसार किस वंश का बताया जाता है राजा, तो वंश का नाम हर्यक। हर्यक वंश जो बताया जाता है इसका संस्थापक बताया जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक और प्रसिद्ध राजा बताया जाता है बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रसिद्ध राजा और संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। और अगर पूछ लिया जाए बिंबिसार की राजधानी कौन सी बताई जाती है हर्यक वंश की, तो बिंबिसार ने जो अपनी राजधानी बनाई थी उसे राजगृह के नाम से जाना जाता है, जिसे गिरि वज्र के नाम से भी जाना जाता है। तो राजधानी का जिक्र हमने पढ़ लिया। बात बौद्ध धर्म की हो रही थी तो बिंबिसार का हम जिक्र पढ़ रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध जो हैं इनसे इनके कैसे रिलेशन रहे हैं, तो महात्मा बुद्ध जो बताए जाते हैं के मित्र, महात्मा बुद्ध के मित्र बताए जाते हैं आपके बिंबिसार। और महात्मा बुद्ध के संपर्क में आने के बाद में इन्होंने जो धर्म एक्सेप्ट किया है इसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है।
किस धर्म के नाम से? बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ ले बिंबिसार का जो दरबार है, दरबार के अंदर एक प्रसिद्ध वैद्य हुआ था, उस वैद्य का नाम बताया जाए तो वैद्य का नाम बताया जाता है जीवक। क्या नाम? जीवक नाम बताया जाता है वैद्य का, जो लाइलाज बीमारियों का भी बढ़िया इलाज करता था अपने आयुर्वेद के जरिए, स्पेशली पीलिया रोग का इलाज करता था। और पीलिया रोग का इलाज करने के लिए उसे उज्जैन भी भेजा गया था। किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। और बौद्ध धर्म को संरक्षण देते हुए बिंबिसार जो बताया जाता है, इसने वेलुवन जगह बताई जाती है, ये किसको दे दिया है? बौद्ध भिक्षुओं को दे दिया है। किसको दे दिया? बौद्ध भिक्षुओं के लिए अपना वन जो है इनके लिए हाजिर कर दिया है बिंबिसार ने। बिंबिसार की ये डिटेल हमने पढ़ ली है। अब बिंबिसार जो है, अगर इसके पुत्र का जिक्र पूछ लिया जाए तो पुत्र जो बताया जाता है वो बताया जाता है अजातशत्रु। क्या नाम? अजातशत्रु। और पुत्र जो अजातशत्रु बताया जाता है, और अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु ने अपने पिता, किसकी? अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। बिंबिसार की हत्या की, अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। अब पिता की हत्या करने के कारण 1 से 2 उदाहरण ऐसे देखे जाते हैं जिसके कारण हर्यक वंश जो है इसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, हमने भारतीय इतिहास जो दिल्ली पुलिस जो है स्पेशली इसके लिए जो मॉडल पेपर तैयार किया है, इसमें 5 क्वेश्चन सविस्तार पूर्ण कर लिए, जिससे 10 से 12 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन जो निकल कर सामने आ रहा है इस मॉडल पेपर के जरिए, वो आपके विजयनगर साम्राज्य से संबंधित पूछा जा रहा है। विजयनगर साम्राज्य का शासन काल या फिर इससे संबंधित शासकों के बारे में भी ये क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन 6 इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य से पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन है आपके सामने। 4 विकल्प के माध्यम से आपको इसका सही सटीक आंसर देना है। विकल्प ए 1326 ईस्वी, विकल्प बी 1336 ईस्वी, विकल्प सी 1332 ईस्वी और विकल्प डी 1346 ईस्वी। यह जो क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य से लिया गया है। विजयनगर साम्राज्य के समकक्ष एक और साम्राज्य हमें देखने को मिलता है जिसका नाम बहमनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। अब विजयनगर साम्राज्य जहां पर पनपा है, इसे रामायण काल के अंदर किष्किंधा नगरी के नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य किन 2 नदियों के किनारे पनपा था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो विजयनगर साम्राज्य कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के किनारे पनपा था। और इसमें कितने वंश हुए थे, वंश के संस्थापकों के नाम भी हमें पूछे जा सकते हैं। स्पेशली सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुआ था, ये भी हमें पूछा जा सकता है। तो वापस पुनः हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर, जो क्लियर आंसर है, वो है आपके ऑप्शन बी 1336 ईस्वी। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अब 36 ईस्वी के अंदर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई, तो इसके प्रमुख वंश की भी हम बात कर लेते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य का पहला जो वंश हमें देखने को मिलता है वो मिलता है आपके संगम वंश। कौन सा? संगम वंश। इस विजयनगर साम्राज्य के अंदर दूसरा जो वंश हमें देखने को मिलता है उसका नाम है आपके शालू वंश। दूसरा वंश शालू वंश। तीसरा वंश जो देखने को मिलता है इसका नाम है आपके तुलु वंश। और चौथा और अंतिम वंश जो देखने को मिलता है विजयनगर साम्राज्य का, इसे अराविडु वंश के नाम से जाना जाता है। सवाल ये निकलता है कि इन वंशों के संस्थापकों के नाम लिखिए आप। तो पहला जो वंश है जिसका नाम है संगम वंश, तो संगम वंश की नींव रखने वाले 2 भाई जिनका नाम हरिहर व बूका बताया जाता है। क्या नाम बताया जाता है? हरिहर व बूका नाम बताया जाता है, जिन्होंने अपने
पिता के नाम पर, किसके नाम पर? पिता के नाम पर इस वंश की नींव रखी, जिसे संगम वंश के नाम से जाना जाता है। और पूछ ले संगम वंश या विजयनगर साम्राज्य की जब नींव पड़ी है तो उत्तर भारत के अंदर किस सल्तनत कालीन किस वंश का शासन था? तो वंश का नाम बताया जाता है तुगलक वंश। और तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन देखने को मिलता है इस काल के दरमियान। तो बात कर लेते दूसरे वंश की, विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है। तो विजयनगर साम्राज्य के दूसरे वंश का जो संस्थापक देखने को मिलता है, इसका नाम बताया जाता है सालू नरसिंह। क्या नाम? सालू नरसिंह। सालू नरसिंह इसका संस्थापक बताया जाता है। वंश का नाम सालू वंश। बात कर लेते हैं तुलु वंश। तो तुलु वंश का संस्थापक बताया जाता है वीर नरसिंह। क्या नाम? वीर नरसिंह इसका संस्थापक बताया जाता है। लेकिन तुलु वंश का सबसे इंपॉर्टेंट शासक जो हमें देखने को मिलता है, इसका नाम कृष्णदेवराय बताया जाता है। क्या नाम? कृष्णदेवराय नाम इनका बताया जाता है। कृष्णदेवराय जो हैं ये सबसे प्रसिद्ध राजा बताया जाता है विजयनगर साम्राज्य का। इस मॉडल पेपर के जरिए एक क्वेश्चन से हम 10 क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से, और 10 क्वेश्चन 1% से बनते हैं तो अपने लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा संभावित क्वेश्चनों के नजरिए से देखें तो बात कर लेते हैं कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने अनेक ग्रंथ भी लिखे, जैसे जामवती कल्याणम, उषा प्रणय और अमुक्त मलयद। अमुक्त मलयद नामक ग्रंथ की रचना भी किसने की? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय की उपाधियों की बात करें तो आंध्र भोज, आंध्र पितामह आदि जो हैं इनकी उपाधियों के बारे में जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। कृष्णदेवराय जो हैं इसकी दरबार की शोभा बढ़ाने वाला प्रमुख जो हाजिर जवाबी जो विद्वान बताया जाता है, उसका नाम तेनालीराम बताया जाता है। क्या नाम? तेनालीराम के नाम से जाना जाता है। और तुलु वंश की तरफ से ही एक और शासक हुआ जिसका नाम राम राय बताया जाता है। क्या नाम? राम राय बताया जाता है। और राम राय के समय एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। अक्सर इस युद्ध का जिक्र पूछा जाता है। युद्ध का नाम बताया जाता है तालीकोटा। तालीकोटा। और तालीकोटा युद्ध का दूसरा नाम है आपके राक्षस तांगड़ी। राक्षस तांगड़ी या तालीकोटा का जो युद्ध है यह कब लड़ा गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 23 जनवरी यह युद्ध लड़ा गया था। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया। युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तालीकोटा युद्ध ये जो है यह लड़ा गया था राम राय वशेष बहमनी साम्राज्य। राम राय व बहमनी साम्राज्य के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध का अगर रिजल्ट की बात करें, परिणाम की बात करें, तो इस रिजल्ट ये निकला कि बहमनी साम्राज्य के शासकों ने, जिसमें प्रमुख 5 मुस्लिम सेनाएं बताई जाती हैं, जैसे बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीजापुर, इन 5 संयुक्त सेनाओं ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को अच्छी तरह से लूटा और उसे भग्न अवशेष में तब्दील कर दिया। और राजधानी बताई जाती है विजयनगर साम्राज्य की हम्पी। हम्पी जो है इसे तहस नहस के करके रख दिया। अब हम्पी जो है अगर पूछ ले कि तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी युद्ध जो है इसका प्रत्यक्ष देखने वाला जो यात्री बताया जाता है उसका नाम क्या देखने को मिलता है? तो यात्री का नाम बताया जाता है आर सेवल। आर सेवल जिसने पुस्तक लिखी ए फॉरगेटन एम्पायर, एक भूला बिसरा साम्राज्य। इसमें इसने वर्णन किया है कि विजयनगर साम्राज्य का नाश इतना बुरी तरह से किया गया था जितना विश्व के अंदर किसी भी अन्य साम्राज्य का बुरा हाल इतना नहीं हुआ था। ये लिखने वाला था आर सेवल। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में संक्षिप्त हमने जानकारी ले ली। बात कर लेते हैं अराविदु वंश। अराविदु वंश का जो संस्थापक बताया जाता है इसे तिरुमल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तिरुमल के नाम से अराविदु वंश का संस्थापक हमें देखने को मिलता है। तो साथियों हमने विजयनगर साम्राज्य के तहत विजयनगर साम्राज्य के संपूर्ण वंश की ऐतिहासिक जानकारी के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के बाद में जो अगला क्वेश्चन आपके लिए मॉडल पेपर के जरिए निकल कर सामने आ रहा है वो मौर्य वंश से संबंधित है। स्पेशली सम्राट अशोक के अभिलेख से ये क्वेश्चन लिया गया है, जो क्वेश्चन 7वां जो आपके सामने है।
क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7वां जो इस प्रकार है कि सम्राट अशोक के अभिलेख, जिसे इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है, सम्राट अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा पढ़ा गया था? ये क्वेश्चन है आपके सामने। विकल्प आपके सामने 4 रखे गए हैं। पहला विकल्प ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जेम्स प्रिंसेप, सी मैक्स मूलर और डी व्हीलर। चारों विकल्प आपके सामने, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो सही सटीक जो आंसर बनता है वो बनता है आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज क्लियर, जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम? जेम्स प्रिंसेप। अब हम बात कर लेते हैं जेम्स प्रिंसेप के बारे में। अब जेम्स प्रिंसेप जो है ये क्यों प्रसिद्ध हुआ था? तो जेम्स प्रिंसेप जो बताए जाते हैं यह प्रख्यात एक पुरातत्वविद बताए जाते हैं। पुरातत्वविद बताए जाते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बताए जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान यह पुरातत्वविद का कार्य किया करते थे। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी भाषा जो है सम्राट अशोक के अभिलेख के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती है कि भारत के अंदर सम्राट अशोक के जो अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं उसमें सर्वाधिक भाषा कौन सी मिलती है? तो वो आती है ब्राह्मी भाषा का जो अभिलेख या इंस्क्रिप्शन जो है वह कब पड़ा? तो समय बताया जाता है 1837 ईस्वी। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी भाषा और अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। यह सवाल पूछा गया है कि 1837 ईस्वी में किस अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा? तो अभिलेख का नाम दिल्ली मेरठ अभिलेख। दिल्ली मेरठ अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी के अंदर किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। और दिल्ली मेरठ का जो यह अभिलेख है इसे मेरठ से स्थानांतरण करके दिल्ली के अंदर लाकर स्थापित करने वाला शासक जो बताया जाता है उसका नाम फिरोज शाह तुगलक जो है इसने इसे दिल्ली स्थानांतरण कर दिया। इस अभिलेख को दिल्ली में स्थापित कर दिया। यह डिटेल बताई जाती है आपके दिल्ली मेरठ अभिलेख के बारे में। अब बात करते हैं कि सम्राट अशोक के अभिलेखों से संबंधित क्वेश्चन सामने आया है। तो अशोक के जो अभिलेख देखने को मिलते हैं इनकी अभिलेखों की खोज, अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अशोक के अभिलेखों की खोज जो है यह सर्वप्रथम टी फैंतलर के द्वारा खोज की गई। टी फैंतलर के द्वारा 1750 ईस्वी के अंदर यह खोज की गई थी। अगर पूछ ले कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं इनमें सर्वाधिक भाषा कौन सी देखने को मिलती है, लिपि कौन सी देखने को मिलती है, तो लिपि जो देखने को मिलती है सम्राट अशोक के अभिलेखों के अंदर उनमें नाम आता है खरोष्टी के साथ में ब्राह्मी के साथ में ग्रीक और ग्रीक के साथ में अरेमाइक आदि लिपियों का वर्णन हमें सम्राट अशोक के अभिलेखों के अंदर देखने को मिलता है। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में जानकारी। अलेक्जेंडर कनिंघम वह पुरातत्वविद बताए जाते हैं, सर्वेक्षण डायरेक्टर बताए जाते हैं जिन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का दौरा किया। अगर बात करें मैक्स मूलर की तो हमने वैदिक सिविलाइजेशन जो पढ़ा है, वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर आर्य जाति का जो मूल स्थान बताने वाले, जो प्रमुख मत देने वाले विद्वान बताए जाते हैं, इनमें मैक्स मूलर का भी वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है जिन्होंने आर्य जाति का जो मत बताया है मध्य एशिया से बताया था। और व्हीलर जो है यह हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है इसके अंदर प्रमुख पुरातत्वविद के रूप में जाने गए हैं व्हीलर। तो साथियों हमने 7वें क्वेश्चन का सविस्तार डिटेल पूर्ण कर लिया जिससे 5 से 7 क्वेश्चन निकले हैं। आगे बढ़ते हैं। जो 8वां क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस मॉडल पेपर के जरिए सामने रखा जा रहा है वह आपके गुप्त काल से लिया जा रहा है 8वां क्वेश्चन। और गुप्त काल के सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने सम्मुख रखा जा रहा है। गुप्त काल से संबंधित, किससे संबंधित? गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन 8वां आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्न
आठवां क्वेश्चन कि गुप्त काल में सबसे ज्यादा मिलावटी सिक्के किस शासक के शासन काल में प्रचलित किए गए थे। सवाल अटपटा जरूर है, लेकिन डिटेल जो सामने आएगी जिससे गुप्त काल की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी आपके सामने आ जाएगी। सुनिए, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं कि गुप्त काल में सबसे ज्यादा मिलावटी सिक्के किस शासक के शासन काल में प्रचलित किए गए थे। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही सटीक आंसर बताया जाता है वह है आपके ऑप्शन सी क्लियर, और शासक का नाम हमें देखने को मिलता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है इनके शासन काल में सर्वाधिक मिलावटी सिक्कों का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। मिलावटी सिक्के जो सबसे ज्यादा किन के शासन काल में प्रचलित किए गए थे, तो नाम आता है स्कंदगुप्त। क्या नाम आता है? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के शासन काल के अंदर जो सिक्कों का वजन बताया जाता है वो 146 ग्रेन बताया जाता है। कितना? 146 ग्रेन के सिक्के बताए जाते हैं वजनी। और लेकिन सर्वाधिक मिश्रित धातु या फिर मेल मिलावटी सिक्कों का समय स्कंदगुप्त का समय हमें देखने को मिलता है। स्कंदगुप्त जो है इनके नाम एक और प्रसिद्धि साथ में जुड़ती है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील जो है सुदर्शन जो झील बताई जाती है इसका पुनर्निर्माण का कार्य किसके द्वारा करवाया गया था? स्कंदगुप्त ने अपने सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर के द्वारा इस झील का पुनरुद्धार करवाया, रिपेयरिंग करवाई। अब हम ऑप्शन की डिटेल कर लेते हैं, डिटेल देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की बात करते हैं हम, इनसे सवाल कई सारे निकलकर सामने आते हैं। समुद्रगुप्त जो है यह गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक बताया जाता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की डिटेल पढ़ लेते हैं। समुद्रगुप्त का शासनकाल शुरू हुआ 319 ईस्वी से लगाकर समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 ईस्वी से लगाकर 375 ईस्वी तक इनका शासनकाल देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त जो है इनकी बहुत सारी उपाधियां जैसे कविराज है, तंबुरो है, वीणा वादन प्रवीणैन है, इनकी प्रमुख उपाधियां देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर बात करें सिक्कों की तो सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन गुप्त काल में समुद्रगुप्त के शासन काल में हुआ। जो सोने के सिक्के हैं इन सिक्कों के पीछे प्रकार लगाया जाता था। प्रकार का मतलब होता नाम के पीछे, जैसे धनुर्धर प्रकार, परशु प्रकार, वीणा वादन प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, गरुड़ प्रकार। ये 5-6 प्रकार के सोने के सिक्के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार। 6 प्रकार के गोल्ड का मतलब होता है सोना। सोने के सिक्कों का प्रचलन किसके द्वारा शुरू करवाया गया था? तो नाम आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सोने के सिक्कों का प्रचलन शुरू करवाया था। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की जानकारी हमने ले ली, तो समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। तो समुद्रगुप्त ने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाते हुए अनेकानेक नीतियों का भी अवलंबन किया, जैसे ग्रहण मोक्षानुग्रह, राजप्रश्यभोधरण, सर्वदाना ज्ञाकरण आदि नीतियों के तहत सर्वशः संपूर्ण भारत कह सकते हो जिसको गुप्त साम्राज्य में मिलाकर रख दिया है समुद्रगुप्त ने। तो समुद्रगुप्त की डिटेल हमने पढ़ ली है। समुद्रगुप्त की सबसे ज़्यादा प्रशंसा हमें प्रयाग प्रशस्ति में पढ़ने को मिलती है। आगे बढ़ते समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम की डिटेल जान लेते हैं। चंद्रगुप्त जो प्रथम है इनके शासनकाल की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इनका शासनकाल 319 से लगाकर 335 शासनकाल हमें देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त ने राज्यारोहण के अवसर पर महाराजा धीराज की उपाधि अंगीकार की है, अपनाई है। साथ में सोने के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। अब सोने के सिक्कों का जो प्रचलन शुरू किया है चंद्रगुप्त प्रथम ने, तो सोने के सिक्कों के पहलुओं के ऊपर एक तरफ बनी होती थी रानी और दूसरी तरफ राजा। राजा रानी के सिक्कों से चित्रित जो सिक्कों का प्रचलन है वो किसके द्वारा शुरू करवाया था?
चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। बात स्कंदगुप्त की डिटेल हमने पूरी कर ली है। बात श्रीगुप्त जो है यह गुप्त वंश का संस्थापक कहलाता है। गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त के नाम से जाना जाता है, जिसने 240 एडी यानी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य की नींव रखी है। तो साथियों हमने 8वां जो क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन की संपूर्ण जो विकल्प है इनका सार गर्भित वर्णन हमने पढ़ लिया। सही आंसर सटीक जो स्कंदगुप्त हैं इनकी भी डिटेल हमने बड़े पैमाने पर प्राप्त कर ली। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां जो क्वेश्चन है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो आपके मंदिर निर्माण कला से संबंधित बताया जाता है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है जो दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण कला से संबंधित मेल खाता है। जो 9वां क्वेश्चन है वो आपके सामने इस प्रकार हैं। 9वें क्वेश्चन से बहुत सारे सवाल भी बनते हैं और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। कई बार सवाल ये पूछा गया है, लेकिन बहुत सारी कम किताबें जो हैं इनका विस्तृत वर्णन अपने सामने रखती हैं। प्रश्न 9, 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, जो इस भारतीय इतिहास का अंतिम मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं। 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से कि इनमें से किसने महाबलीपुरम स्थित पेगोडा, जिन्हें रथ मंदिर भी कहा जाता है, पेगोडा का निर्माण करवाया था? पेगोडा किसे कहा जाता है? रथ मंदिरों को पेगोडा कहा जाता है। विकल्प आपके सामने रखे गए हैं, 4 राजवंशों के नाम सामने रखे गए हैं। पहला चोल वंश के शासकों ने, बी कल्याणी के चालुक्यों ने, सी पल्लवों ने और डी पांड्यों ने। ये क्वेश्चन आपके सामने विकल्प के माध्यम से, और इस क्वेश्चन के लिए जो सही सटीक आंसर निकल कर सामने आता है वो है आपके ऑप्शन सीज क्लियर, पल्लवों के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा। पल्लवों के द्वारा रथ मंदिरों का सर्वाधिक निर्माण करवाया गया था, जिसे पेगोडा के नाम से जाना जाता है। अब रथ मंदिरों से कई सारे सवाल निकलकर सामने आते हैं, लेकिन जो विकल्प हैं इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं चोलों के बारे में। अब चोल जो है, चोल साम्राज्य जो है इसका संस्थापक बताया जाता है इलनजेत्र चेनी, वरहप हरे इलनजेत्र चेनी। उसके बाद में विजयालय हैं, करिकाल हैं, राजराज प्रथम है, राजेंद्र चोल है, राजेंद्र तृतीय है। ये प्रमुख शासक बताए जाते हैं चोल वंश के। चोल वंश की जो राजधानी बताई जाती है वो बताई जाती है तंजौर। समय समय पर बदली गई, लेकिन सटीक राजधानी तंजौर बताई जाती है चोल साम्राज्य की राजधानी। आगे बढ़ते हैं, चोलों के बारे में हमने बात कर ली है। चोल से संबंधित एक और जो इम्पोर्टेंट जानकारी आपके सामने रख देता हूं कि प्राचीन भारत के अंदर सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है चोल साम्राज्य के शासकों ने की थी। चोल साम्राज्य जो है यहाँ स्थित जो निर्मित कांस्य प्रतिमा, शिव नाट्य कांस्य प्रतिमा जो है यह यहाँ की प्रसिद्ध रही थी। चोलों की देन यह नौसेना है। नौसेना सबसे सर्वाधिक सेना बताई जाती हैं चोलों के द्वारा। द्रविड़ स्थापत्य कला के अंदर वृद्धेश्वर मंदिर है, गंगईकोंड चोलपुरम जो मंदिर बताए जाते हैं प्रसिद्ध, वो चोल शासकों ने बनवाए थे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं चालुक्य की। चालुक्य जो शासक हैं ये राजपूतों से निकले हुए और इनको सोलंकी राजपूतों के नाम से भी जाना जाता है। इनकी 4 प्रमुख शाखाएं देखने को मिलती हैं, जैसे वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। ये चालुक्यों के, कल्याणी के चालुक्य 4 शाखाएं हमें देखने को मिलती हैं जो सोलंकी राजपूतों के नाम से जाने जाते हैं। बात करते हैं हम पांड्यों की। तो पांडे जो हैं इनकी राजधानी हुआ करती थी मदुरै। क्या हुआ करती थी? मदुरै इनकी राजधानी हुआ करती थी। और तमिलनाडु जो क्षेत्र हैं यहाँ पर, आधुनिक तमिलनाडु, यहाँ पर इन्होंने सर्वाधिक शासन किया। और पांड्यों की तरफ से प्रसिद्ध एक शासक हुआ था जिसका नाम बताया जाता है मलयध्वज पांड्या, जिसके घर कांचनमाला ने जन्म लिया, जो पार्वती के रूप में यहाँ पर जन्म लेती हैं। और पार्वती का तमिलनाडु के अंदर सर्वप्रसिद्ध जो मंदिर देखने को मिलता है उसे मीनाक्षी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। मीनाक्षी मंदिर जो माता पार्वती का मंदिर बताया जाता है। और मीनाक्षी मंदिर के जस्ट बगल में जो शिव का प्रसिद्ध मंदिर है उसे सुंदरेश्वर शिव के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं अब पल्लवों के बारे में।
पल्लवों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पल्लवों के द्वारा जो रथ मंदिर बनाए गए हैं, रथ मंदिर बनाए गए हैं, इन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है? रथ मंदिरों को पेगोड़ा कहा जाता है। और रथ मंदिर बनाने के लिए जो स्थापत्य शैली अपनाई जाती है, इसे मामल शैली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मामल शैली के नाम से जाना जाता है। अब रथ मंदिर जो बनाए गए स्पेशली पल्लवों के द्वारा, क्षेत्र बताया जाता है कांचीवरम, यहाँ इस क्षेत्र को बताया जाता है पल्लव शासकों के लिए। अब रत्न मंदिर जो बनाए गए थे, इसमें 7 रथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध बताए जाते हैं। 7 मंदिर प्रसिद्ध बताए जाते हैं। इन 7 मंदिरों को सप्त पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सप्त पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। इन रथ मंदिरों में सबसे विशाल जो रथ मंदिर बताया जाता है, उस रथ मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो उस रथ को कहा जाता है धर्मराज रथ। तो इसे धर्मराज रथ के नाम से जाना जाता है। और सबसे छोटा जो रथ मंदिर बनाया गया है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे द्रौपदी रथ के नाम से जाना जाता है। द्रौपदी रथ के नाम से इन्हें जाना जाता है। 7 अन्य कौन कौन से रथ बताए जाते हैं? तो इनमें द्रौपदी रथ हैं, नकुल सहदेव रथ बताया जाता है, अर्जुन रथ बताया जाता है, भीम रथ, धर्मराज रथ हैं, गणेश रथ हैं। इसके अलावा पिड्डारी रथ बताया जाता है, एक प्ले कंठुते रथ बताया जाता है। इन्हें सप्त पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, यह जो रथ मंदिर शैली है, मंदिर निर्माण की मामल शैली, इसे एकाश्मक शैली के नाम से भी जाना जाता है। एक चट्टान से ये रथ मंदिर बनाए जाते थे। तो साथियों, हमने पूर्ण प्रयास किया है कि दिल्ली पुलिस के लिए जो मॉडल पेपर जो निकल कर सामने आया है आपके एनवीरा प्लेटफॉर्म के अंदर, जो एक क्वेश्चन बताया गया है, इसमें सर्वाधिक क्वेश्चनों का संजो करके हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं। और आशा करते हैं कि इन क्वेश्चनों के माध्यम से जो होने वाला अग्रिम जो कॉम्पिटिशन दिल्ली पुलिस हैं, उसमें आप 101% अपना पूर्ण संयोग कर सके, अपना 101% जो तैयारी दे सके इसके अंदर। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।